आई नो पिछला एपिसोड ऑसम था, लेकिन फिर भी चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टैंग जेन जो कि बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ थे, उनके साथ वो ग्रैंड मास्टर हुआन और जियान ये तीनों ही पिल रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि जियान के पास हेवली फ्लेम की प्रोटेक्शन थी, तो वो नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रही थी। लेकिन ये सेम केस उस ग्रैंड मास्टर हुआन के लिए नहीं था। हम देखते हैं कि इस पिल रिफाइनमेंट के बेसिक मर्जिंग स्टेप्स थे, वही दोनों मिलकर पूरे कर लेते हैं। अब बात आई थी फ्यूजन की। आधे इंग्रेडिएंट्स को जियान ने मर्ज किया था और आधे को ग्रैंड मास्टर हुआन ने। अब इन दोनों को कोऑपरेट करके इन दोनों मर्जर्स को एक दूसरे में कंबाइन करना था। लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते उस ग्रैंड मास्टर हुआन की सेटिबिलिटी गुल हो जाती है, यानी कि वो खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। रिफाइनमेंट के इस क्रिटिकल मोमेंट में ऐसा होना, इसका एक ही मतलब था कि रिफाइनमेंट फेल होने वाली है। जो भी लोग इस रिफाइनमेंट को देख रहे थे, उन सभी के चेहरों पर डिस्पेयर फैल गया था। लेकिन तभी जियान आगे आके मोर्चा संभालता है, क्योंकि उसे स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज चाहिए ही थे, तो उसे इस पे रिफाइनमेंट को सक्सेसफुल करना ही होगा। फिर क्या जियान लगाता है अपनी एड़ी चोटी का जोर। अब बीच में क्या क्या हुआ ये देखने के लिए तो आपको पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा। लेकिन पिछले पार्ट के एंड तक आते आते जियान ने उन दोनों को फोर्सफुली फ्यूज कर दिया था। अब समय आ गया थंडर ट्रिबुलेशन का। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है, इसे पूरा देखना क्योंकि एंड में तुम्हारे लिए सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं। सुबह होते ही जो सूर्य की पहली किरण नीचे आई थी, उसे आसमान में इकट्ठे हुए बादलों ने रोक लिया था। एक इंस्टेंट में पूरी की पूरी वैली एकदम डार्क हो जाती है। जब भी उन काले बादलों में वो सिल्वर लाइटिंग फ्लैश होती थी, तभी ये वैली ग्लो करती थी। जब आसमान में काले बादल इकट्ठे हुए थे, तब स्टेज पे मेडिसिनल फ्रेग्रेंस अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। इवन जो आसपास की नेचुरल एनर्जी होती है, वो भी इस पिल फ्रेग्रेंस की वजह से खींची चली जाती है। हम उसे हल्के से वाइब्रेट होते हुए देख सकते हैं। कल्डन के अंदर एक जेड ग्रीन फ्लेम लगातार बर्न होती है। फ्लेम के ऊपर का जो स्पेस था, वहाँ पे एक हरे और लाल कलर की पिल फ्लोट कर रही होती है। इसमें से लगातार शॉकिंग एनर्जी बाहर आती है। जैसी एनर्जी मेडिसिन कल्डन के वॉल्स में टकराती थी, इन वॉल्स में से लगातार क्लैंक क्लैंक के साउंड्स आते थे। जियान का ध्यान इस मेडिसिन पिल पे जाता है, जो कि कल्डन के अंदर रोटेट कर रही थी। उसका जो चेहरा पेल पड़ चुका था, उस पर एक स्माइल को सरफेस होते हुए देखते हैं। जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे सोल का एग्जॉस्शन फील होता है। जियान की इच्छा होती है कि वो यहीं पे लेट के ऐसे ही पड़ा रहे। इस बार की इस पिल फॉर्मेशन ने जियान को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया था। अगर उसका विल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो यहाँ तक पहुंच पाना और किसी के लिए इम्पॉसिबल ही था। जब आसमान में थंडरबोल्ट्स फ्लैश होते हैं, उनकी लाइट से जियान का चेहरा लाइट अप हो जाता है। अभी जियान बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा था। जब लोग इसकी कंडीशन देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर लिया है। टैंक जेन अपने एक्साइटेड स्टेट से बाहर आते हैं। जब वो जियान की फेल कंडीशन को देखते हैं, हम तुरंत ही हाथ कप करके बोलते हुए देख सकते हैं। वो कहते हैं, यंग फ्रेंड यानशाओ, तुम्हारे इतने बड़े एहसान के लिए सिर्फ थैंक्स बोलना काफी नहीं है। अब तुम इस पिल लाइटनिंग को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, तब तक तुम आराम से रेस्ट करो। इन शब्दों को कहने के बाद टैंग जेन जैसे इस पिल लाइटनिंग को फेस करने जा रहे थे, तभी जियान की होर्स आवाज आती है। वो कहते हैं, वैली चीफ टैंग, आप पिल लाइटनिंग को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये सुन के टैंग जेन स्टार्टल्ड हो गए थे। वो तुरंत ही कहते हैं, यंग फ्रेंड यानशाओ, ये पिल लाइटनिंग मुझे हार्म नहीं कर पाएगी। तुम्हारी करंट कंडीशन के साथ तुम इसे कैसे रिसीव कर सकते हो। जियान अपनी आंखें रोल करके मनी मन में बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम्हारी पिल लाइटनिंग कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मेरे अर्थ डीमन पपेट को अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए इस पिल लाइटनिंग की जरूरत है। ये सब सोचने के बाद जियान अपने हाथों को वेव करता है। एक फ्लैश में अर्थ डीमन पपेट अपीयर हुआ था। वो टैंक जेन की तरफ देख के बोलता है, वैली चीफ टैंक, ये पिल लाइटनिंग मेरे लिए यूजफुल है, आप प्लीज इसे मुझसे स्नैच मत करो। जब जियान ने इनर एकेडमी के अंदर लेवल 7 की पिल को रिफाइन किया था, तब उसकी पिल लाइटनिंग की हेल्प से अर्थ डीमन पपेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई थी। अगर डीमन पपेट की बॉडी की एक और बार रिफाइनमेंट हो जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी फाइटिंग लेवल में पहुंच जाएगी। अर्थ डीमन पपेट जियान के लिए एक टॉप नॉच फाइटर था। जितनी इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ये जियान के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। जैसे अर्थ डीमन पपेट अपीयर हुआ था, टैंक जेन स्टार्टल्ड हो जाते हैं। तुरंत इनकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहते हैं, पपेट। टैंक जेन अपनी आईसाइट की हेल्प से इस पपेट को एक ही बार में पहचान लेते हैं। खैर इस बारे में जियान को भी सरप्राइज फील नहीं होता। वो अपना सर उठा के आसमान की तरफ देखता है। इकट्ठे हुए काले बादलों को देखने के बाद जियान नोट करता है। टैंक जेन कहते हैं, अगर यंग फ्रेंड यानशाओ आप ऐसा कह रहे हो, तो मैं आपके पपेट को पिल लाइटनिंग को रिसीव करने के लिए अलाउ करूंगा। लेकिन अगर कोई बीच में परेशानी होती है, तो आप मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म करना। और टैंक जेन को नहीं पता था कि जियान को अपने पपेट के ऊपर इतना भरोसा क्यों, लेकिन एट दी एंड जियान ने इस पिल लाइटनिंग को बुलाया है। और तो जियान ने फायर बोधिसत्व पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करके टैंक जेन के ऊपर एक बड़ा एहसान किया। तो वो भी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। जियान स्माइल करके नोट करता है। उसकी आंखें जाती हैं दोबारा आसमान की तरफ। वो अपनी वीक आवाज में कहता है, गो। जियान के मुंह से ये वर्ड बाहर ही आया था। अर्थ डीमन पपेट अपने पैरों को जमीन पर पटकता है। उसका शरीर रॉकेट की तरह हवा में जाके पॉज हो जाता है। उसके हेड के कुछ ही मीटर्स के ऊपर वो काले रंग के बादल होते हैं। टैंक जेन की आंखों का सरप्राइज तब और इंटेंस हो जाता है जब वो देखते हैं कि अर्थ डीमन पपेट किसी दोजों की तरह हवा में सस्पेंड हो सकता है। उनके दिल में जियान की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। भले टैंक जेन खुद एक ओल्ड मॉन्स्टर थे, लेकिन वो इस छोटे से लड़के को अच्छे से परख नहीं पा रहे। इस लड़के के पास हेवली फ्लेम तो है ही, बल्कि पिल रिफाइनमेंट की इसके अचीवमेंट्स इतनी टेरिफाइंग है। और अब तो जियान ने एक ऐसा पपेट निकाला है जिसकी स्ट्रेंथ एक एलीट दोजों के बराबर है। इन सारे के सारे रीजन से मिलकर जियान की आइडेंटिटी को बहुत मिस्टीरियस बना दिया था। स्टेज पे जो भी चेंजेस हो रहे थे, ये यहाँ पे मौजूद किसी की आंखों से छिपते नहीं है। खासकर जब एक सिल्वर लाइटिंग हवा में जाके पॉज हो जाती है, तो सभी स्टंड हो गए थे। क्योंकि पपेट का जीवित ऑरा नहीं होता, तो शार्प सेंसेस वाले लोग एक बार ध्यान से देखने के बाद इसका पता लगा लेते हैं। एक एक्सपर्ट कहता है, ये तो एक्चुअली पपेट है। क्या यानशाओ इस पपेट का यूज करके पिल लाइटनिंग को ब्लॉक करना चाहते हैं? तो साइड में खड़ा दूसरा बंदा कहता है, टियर 7 की हाई लेवल पिल की पिल ट्रिबुलेशन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इवन 5 स्टार दोजों
जोंग को इसे ब्लॉक करने में परेशानी होगी। क्या ये पपेट इसे रिसीव कर सकता है? जियान के एक्शंस को देख के सभी अनसर्टन फील करने लगे थे, लेकिन उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखने के बाद लोग यहाँ पे फालतू में अपना मुंह नहीं खोलते। वो पहले की तरह उसे रिडिक्यूल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे मौजूद सभी लोग जानते थे कि ये लड़का जो कि उनसे काफी ज्यादा यंग है, इसकी अचीवमेंट से वो कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। भले ये चीज यहाँ पे मौजूद एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स के लिए काफी हार्श हो, लेकिन आफ्टर ऑल ये सच्चाई थी। चाहे उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा हो, लेकिन सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ऑफ कोर्स ये लोग अकेले ऐसे नहीं थे जिनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे थे। जियान के एक्शंस को देख के बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स भी एकदम कंफ्यूज हो चुके थे। अगर जियान अपने पीक कंडीशन में होता तो वो एक बार बिलीव कर लेते कि वो स्पिल लाइटिंग को रिसीव कर सकता है, लेकिन जियान की हालत अभी पूरी तरीके से खराब है। स्पिल लाइटिंग को तो भूल ही जाओ, अभी बर्निंग फ्लेम वैली का कोई रैंडम डिसाइपल भी उसे हरा सकता है। आसमान में सस्पेंड हुए सिल्वर कलर के फिगर को देख के टैंग हो और की आईब्रोज भी वर्टिकल हो गई थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, फादर के क्या कर रहे हो? भले ही पिल लाइटनिंग कोई पपेट रिसीव करेगा, लेकिन एट दी एंड ये जियान से कनेक्टेड है। अगर पिल लाइटनिंग पपेट को डिस्ट्रॉय कर देती है तो जियान को भी बैकलैश होगी। उसकी करंट कंडीशन को देखते हुए उसके लिए इतनी खतरनाक ब्लो को रिसीव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। खैर स्क्वायर में खड़े लोग कितना भी डाउटफुल फील कर रहे हो, जियान को इस सबसे फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी बात है, जियान के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं होता। जैसे उन काले बादलों की डेंसिटी और बढ़ती है, उनमें से लगातार क्रैकलिंग और रंबलिंग साउंड्स आने लगते हैं। जियान खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, आई वंडर अगर पपेट स्पिल लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लेता है तो क्या उसका ग्रेड अपग्रेड हो जाएगा? उसे पता होता है कि डीमन पपेट को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है मैन, अर्थ और स्काई ग्रेड। जब ये डीमन पपेट शुरुआत में रिफाइन हुआ था तो ये मैन ग्रेड और अर्थ ग्रेड के बीच का था, लेकिन इंद्र अकेडमी वाली पिल लाइटनिंग की वजह से ये सीधा अर्थ ग्रेड बन गया था। सिर्फ एक अर्थ ग्रेड लेवल का पपेट 5 to 6 स्टार डोजोंग से फाइट कर सकता है। अगर पपेट का ग्रेड अपने हाईएस्ट पे पहुंच जाता है तो ऐसा हो सकता है कि वो एक एलीट डोजोन से भी फाइट कर पाए। जब जियान के दिमाग में एक डोजन क्लास के पपेट का विचार आता है तो उसकी आंखें एकदम ब्राइट होने लगी थी, लेकिन फाइनली अपने विचारों को सप्रेस करता है। आखिर स्काई ग्रेड तक पहुंचना इतना आसान कैसे हो सकता है? ये प्रोसेस काफी स्लो होने वाली है। जब ये सभी विचार जियान के दिमाग में चल रहे होते हैं, आसमान में थंडर एक्सप्लोड हो जाता है। इमीडिएटली हम देखते हैं अपने थाई कितनी मोटी सिल्वर लाइटनिंग को आसमान से नीचे आते हुए। ये किसी सिल्वर जाइंट पाइथन जैसी लग रही थी, जिसके बाद वो लाइटनिंग स्पीड से उस मेडिसिनल कल्डन की तरफ शूट हो जाती है। जैसे सिल्वर लाइटनिंग शूट हुई थी, जियान के दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। तुरंत ही अर्थ डीमन पपेट ग्राउंड पे आता है। वो शाहरुख खान की तरफ अपनी बाएं खोल के खड़ा हो गया था, जिससे वो लाइटनिंग उसमें टकरा सके, और ऐसा होता भी है। जैसे सिल्वर लाइटनिंग उस पपेट की बॉडी में जाकर टकराती है, हमें एक डीप मफल्ड साउंड सुनाई देता है। इस साउंड को सुनकर सभी के दिल रुक गए थे। इस सिल्वर वोल्ट ने जियान के पपेट को 10 मीटर पीछे तक धकेल दिया था, जिसके बाद वो फोर्सफुली अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाता है। अब इस पपेट की बॉडी में लगातार सिल्वर फ्लैशेस हो रहे थे। फाइनली सिल्वर आर्क तो उसकी बॉडी में एंटर करते हैं। अगर पपेट की जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो अभी तक उसकी स्किन बाहर आ चुकी होती, लेकिन अर्थ डीमन पपेट कुछ भी फील नहीं करता, बल्कि जैसे जैसे लाइटनिंग उसकी बॉडी में एंटर कर रही थी, उसका शरीर और भी मजबूत होता जा रहा था। टेंजन की आंखें फोकस होती है इस पपेट पे, जो कि पिल लाइटनिंग को रिसीव करने के बाद बिल्कुल सही दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन में कहते हैं एक्चुअली पिल लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो ये देखते हैं तो उनकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। जैसे ही पपेट सिल्वर लाइटनिंग के बोल्ट को रिसीव कर लेता है, आसमान के वो डार्क क्लाउड्स चर्न होना शुरू हो जाते हैं। एक मोमेंट के बाद 3 लाइटनिंग बोल्ट्स, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो बादलों के बीच में से नीचे आते हैं। उनके पीछे से लगातार रंबलिंग साउंड सुनाई दे रहे थे। हमारे कानों में आती है बूम बूम की आवाजें। जब जियान की कंट्रोल के अंदर ही अर्थ डीमन पपेट इन 3 लाइटनिंग बोल्ट्स को रिसीव करता है तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा था। अभी वो किसी लाइटनिंग रॉड की तरह बिहेव करता है, जो कि सारे बोल्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बट इन तीनों थंडर बोल्ट्स की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इन्हें फेस करने के बाद अर्थ डीमन पपेट जमीन में जाके टकराता है। उसके दोनों पैर जमीन में घुस जाते हैं, बट जैसे सिल्वर लाइटिंग थोड़ी स्कैटर होती है, पपेट दोबारा आसमान में जाता है। जब ये सभी के सामने हवा में फ्लोट कर रहा होता है, इसकी बॉडी में लगातार सिल्वर लाइटिंग फ्लिकर हो रही थी। ये दूर से देखने में बहुत मजेस्टिक लग रहा होता है। जब अर्थ डीमन पपेट इस तरीके से पिल लाइटिंग का फायदा उठाता है तो लगता है वो पिल लाइटिंग गुस्सा हो गई थी। हम डार्क क्लाउड्स में से लगातार थंडर बोल्ट्स को नीचे आते हुए देखते हैं। ये किसी मशीन गन की बुलेट्स की तरह डीमन पपेट की बॉडी में क्रैकलिंग साउंड के साथ टकराते रहते हैं। जो लोग इस सीन को विटनेस करते हैं, इस समय उनके दिल उनके गले तक आ चुके थे। जब पिल लाइटनिंग के थंडर बोल्ट्स लगातार पपेट को नीचे स्मैश कर रहे थे, जियान की आंखें अपने अर्थ डीमन पपेट के ऊपर टिकी होती है। ये जितनी बार नीचे गिरता था, अगली पल में खड़ा हो जाता था। इस सीन को देख के जियान के चेहरे पे एक एंटिसिपेशन वाली स्माइल आ गई थी। वो सोच रहा होता है कि इस बार की पिल लाइटनिंग को रिसीव करने के बाद अर्थ डीमन पपेट की स्ट्रेंथ कहाँ तक जाने वाली है। अब इन काले बादलों से सिल्वर लाइटनिंग की बरसात होने लगी थी। ये अपने आप को आसमान में मटेरियलाइज कर लेती है। इस समय जैसे पूरा आसमान ही कांप गया हो। इस सिल्वर लाइटनिंग की कंटिन्यू फ्लैश की वजह से इस डार्क वैली में दिन जैसी रोशनी हो जाती है। पूरी वैली में एक लाउड रंबलिंग साउंड सुनाई देता है। इतने सारे लाइटनिंग बोल्ट्स के बीच में एक सिल्वर फिगर फ्लोट कर रहा होता है। इसका शरीर आसपास की लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर रहा था। हमारे कानों में लगातार बूम 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 की साउंड्स आती हैं। जब भी आसमान से नीचे आने वाला सिल्वर लाइटनिंग बोल्ट उस सिल्वर फिगर में टकराता था तो लाइटनिंग की फोर्स की वजह से इसे नीचे जाना पड़ता था। इन दोनों के कोलिजन के बीच में जो मफल्ड साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, उनसे सुनने वाले लोगों की बॉडीज नम पड़ चुकी थी। अगर कोई नॉर्मल इंसान इन लाइटनिंग को रिसीव करता तो अभी तक उसका चारकोल बन चुका होता। जियान की इंटेंस आंखें लगातार अपने पपेट को देखती रहती हैं, जो कि एक के बाद एक थंडरबोल्ट को रिसीव कर रहा है। क्योंकि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, जियान सेंस कर पा रहा था कि इस पे लाइटनिंग की वजह से अर्थ डीमन पपेट की स्ट्रेंथ ग्रेजुअली राइज हो रही है। अर्थ डीमन पपेट दो स्किल को यूज नहीं कर पाता था, लेकिन इसकी फिजिकल
बॉडी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। ये पिल लाइटनिंग इस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी बल्कि डीमन पपेट का शरीर से एब्सॉर्ब करेगा। किसी पेन को न फील करने की वजह से ये अपने आप को लगातार स्ट्रेंथन कर सकता था। जियान की आंखें जाती उन बादलों पे जो कि बहुत ज्यादा फिरोशियस और थिक लग रहे थे। वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं, हाई ग्रेड टियर 7 की मेडिसिन पिल की पिल लाइटनिंग सच में स्ट्रॉन्ग कहलाने के काबिल है। इवन दो अर्थ डीमन पपेट इतना पावरफुल है फिर भी इसे पिल लाइटनिंग को पूरी तरीके से ब्लॉक करने में परेशानी हो रही है। अच्छी बात है कि अर्थ डीमन पपेट लगातार लाइटनिंग को ऑब्जॉर्व कर सकता है जिससे वो धीरे धीरे से यूज टू होता जा रहा है। वरना भले से कोई पेन फील ना होता हो फिर भी इसकी बॉडी इतने लंबे समय तक एंड्योर नहीं कर पाती। लेकिन ये जल्दी खत्म होने वाली है क्योंकि अब जो पिल लाइटनिंग नीचे डिसेंड हो रही है वो उसके पीक से काफी कम हो गई है। हमारा ध्यान जाता है टैंक जन की तरफ जो भी स्टोन पे खड़े हुए थे। जब वो देखते हैं कि इतनी सारी पिल लाइटनिंग को रिसीव करने के बाद भी डीमन पपेट बिल्कुल अनहार्म्ड है, उनके चेहरे से और भी सरप्राइज रिवील होता है। वो कहते हैं पपेट बहुत स्ट्रेंज है, लगता है इस अकेले पपेट की फाइटिंग स्ट्रेंथ किसी लेवल 7 स्टार के दोजों से कम नहीं होगी। और तो और देखने से ऐसा लगता है जैसे और भी पिल लाइटनिंग को ऑब्जॉर्व करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अगर ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है जैसे ही और कई पिल लाइटनिंग को एक्सपीरियंस करता है तो इवन एक दोजन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भले ही टैंक जैन का एक्सपीरियंस इतना खतरनाक रहा हो लेकिन इतने स्ट्रेंज पपेट को पहली बार देख रहे हैं। वो एक साय करके बोलते हैं, बट अनएक्सपेक्टेड बात है कि यानशा इस पपेट पर रिलाई करके पूरी पिल लाइटनिंग को रिसीव कर पा रहा है। इस लड़के के पास न जाने कितने ट्रम्प कार्ड्स हैं। टैंक जैन भी सेंस कर पा रहे थे कि शॉकिंग पिल लाइटनिंग अब खत्म होने को आई है। ऑफ कोर्स इस बात को यहाँ पे कई मौजूद लोग समझ गए थे। एक हाई ग्रेड टियर 7 की मेडिसिन पिल की पिल लाइटनिंग की स्ट्रेंथ के बारे में लोग जानते थे। जब भी कोई इतनी हाई टियर की पिल फॉर्म होती थी तो कई 200 लेवल के एक्सपर्ट्स को साथ मिलकर इसे फेस करना पड़ता था। लेकिन जो पिल लाइटनिंग कई एल्केमिस्ट के सर का दर्द बन चुकी थी उसे जियान के एक पपेट ने आसानी से रिसीव कर लिया। इस चीज से कई लोग डिसबिलीफ फील करते हैं। अगर ये खबर फैलती है तो इसमें एल्केमिस्ट गुरु भी इंटरेस्टेड होंगे। ऑफ कोर्स जब तक किसी के पास ऐसा स्ट्रेंज पपेट है उसे पिल लाइटनिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जब सभी के दिमाग में अपने अपने विचार चल रहे होते हैं तभी आसमान से एक बार फिर से तेज आवाज आती है। ऑफ कोर्स ये रंबलिंग की आवाज थी। जब सभी की नजरें ऊपर गई थी तो उन्हें दिखाई देता है 5 फुट बड़ा सिल्वर लाइटनिंग बोल्ट जो कि ड्रैगन की तरह आसमान को चीरते हुए बाहर आ गया था। फाइनली आके टकराता सीधा अर्थ डीमन पपेट से। हमें एक बूम की साउंड सुनाई देती है। इस पावरफुल कोलिजन की वजह से अर्थ डीमन पपेट नीचे स्मैश हो जाता है। जब ग्राउंड में लैंड करता है रॉक फ्रैगमेंट्स चारों तरफ उड़ते हैं। ग्राउंड में एक बड़ा सा 100 फीट साइज का गड्ढा क्रिएट हो गया था। इस पेट के चारों तरफ स्पाइडर वेब्स की तरह क्रैक फैल जाते हैं। इस अचानक से हुए बदलाव की वजह से बर्निंग फ्लेम वैली के कई डिसाइपल्स बहुत ही तेजी से पीछे भागते हैं। जब वो पीछे जाकर इस गहरे से पिट को देखते हैं तो सभी ने ठंडी सांस भरी थी। बट जैसे लाइटनिंग का सिल्वर बोल्ट नीचे आया था आसमान के वो थिक क्लाउड्स चर्न होना बंद कर गए थे। फाइनली बादल पतले होते हैं। बादलों को चीरते हुए कई लाइट की रेस नीचे आती है जो कि फटाक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है कई लाइट स्पॉट्स में। जैसे ये लाइट स्पॉट बिखरे थे आसमान के बादल स्कैटर होते हैं और सूर्य की रोशनी नीचे आती है। जो स्टेज पे पिल ट्रिबुलेशन का लगातार प्रेशर बना हुआ था अब वो भी न जाने कहाँ गायब हो जाता है। फिर लाइटनिंग को डिसअपीयर होकर सभी एक गहरी सांस लेते हैं। इमीडिएटली सभी का ध्यान गया था उस डीप पिट में। कई लोग एक दूसरों के चेहरे देखने लगे थे। क्या इतना एंजॉय करने के बाद ये फेल हो गया? इस लास्ट वाले पिल लाइटनिंग के रप्शन ने टैंक जैन को भी शॉक कर दिया था। वो नीचे डीप पिट में देख के बोलते हैं, यंग फ्रेंड यानशा क्या तुम ठीक हो? अभी जियान का चेहरा एकदम सफेद कागज जैसा हो गया था। वो अपने हाथ को वेव करता है और जब वो हंसता है तो उसकी हंसी में बिल्कुल स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देती। जियान कहता है, वेली चीफ आप चिंता मत करो। ये कहने के बाद वो हैंडसीज को चेंज करने लगता है। तुरंत ही उस डीप पिट में से एक डीप साउंड आता है। वहाँ से एक सिल्वरी फिगर ऊपर आता है। फाइनली वो ग्राउंड पर लैंड कर गया था। जियान की आंखें भी सामने खड़े अर्थ डीमन पपेट पर लैंड करती है। इस वाली पिल लाइटनिंग को रिसीव करने के बाद अर्थ डीमन पपेट की बॉडी और भी सिल्वरी हो गई थी। ये सिल्वर कलर बहुत प्योर दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे पपेट ही पूरा सिल्वर से बना हो, जिससे इसकी अपीयरेंस बहुत आई कैचिंग लगती है। जियान अपने हाथों से अर्थ डीमन पपेट को रब करता है। उसके हाथों में एक आइसिकल मेटेलिक जैसी फीलिंग आती है जिसका मतलब अभी भी इसकी स्किन हार्ड है। लेकिन जिस चीज ने जियान को थोड़ा डिसअपॉइंटेड किया था वो ये था कि जियान अर्थ डीमन पपेट की बॉडी में कोई भी सिल्वर थ्रेड नहीं देख पा रहा था। अर्थ डीमन पपेट जो 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है जो कि मैन, अर्थ और स्काई लेवल है, इन्हें इसकी बॉडी के कलर को देख के डिफरेंशिएट किया जा सकता था। मैन ग्रेड का पपेट होता है ब्रॉन्ज कलर में, अर्थ ग्रेड होता है सिल्वरी, वहीं पर स्काई ग्रेड होता है गोल्ड कलर में। अभी अर्थ डीमन पपेट ब्राइट सिल्वरी है। क्लियरली इसका अर्थ ग्रेड राइज नहीं हुआ। जब इसकी त्वचा का रंग गोल्डन होगा तब इसका नाम अर्थ डीमन पपेट से स्काई डीमन पपेट हो जाएगा। खैर भले स्काई डीमन पपेट नहीं बन पाया हो लेकिन इस पिल लाइटनिंग की रिफाइनमेंट के बाद अर्थ डीमन पपेट की पावर बहुत बढ़ गई थी। जियान के गैस के हिसाब से जो अभी का अर्थ डीमन पपेट है वो फेटियन जैसे ओल्ड डीमन को तो फेस कर ही सकता है। अब खैर ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो फेटियन की कुटाई कर देगा, लेकिन हाँ फेटियन के सामने कम से कम खतरा तो पोजेस करता ही है। जियान एक सहाय करके बोलता है, लगता है स्काई ग्रेड में एडवांस होना बहुत मुश्किल है। वो इस अर्थ डीमन पपेट को अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर करने वाला होता है तभी उसके हाथ अचानक से कांपते हैं। उसका ध्यान जाता है पपेट की मुर्दे जैसी आंखों में। इन आंखों में एक हल्का सा डार्क डल गोल्डन कलर था। भले इस गोल्डन कलर की चमक काफी वीक हो लेकिन वो अर्थ डीमन पपेट की एम्प्टी आंखों में जरूर दिखाई दे रहा था। इस वजह से जियान की आंखों से नहीं बच पाता। जब वो दोबारा से इस डार्क गोल्डन कलर को देखता है तो उसकी आंखें ग्लो करने लगी थी। ये गोल्डन कलर बहुत फेंट था लेकिन इससे जियान को मालूम पड़ जाता है कि अर्थ डीमन पपेट कैसे एडवांस होगा। ये मेथड था पिल लाइटनिंग का यूज करके अर्थ डीमन पपेट की बॉडी को लगातार रिफाइन करना। जब तक इसकी बॉडी लगातार स्ट्रेंथन होती रहती है एक ऐसा समय आएगा जब इसके अंदर एक क्वालिटी चेंज दिखाई देगा। जियान अपनी एक्साइटमेंट को सप्रेस करके बोलते हैं, लगता है मुझे फ्यूचर में अर्थ डीमन पपेट को पिल लाइटनिंग एब्जॉर्ब करवानी होगी। अगर एडवांस होकर स्काई ग्रेड में पहुंचा
जाता है तो ये मेरी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये मेरा ट्रू ट्रम्प कार्ड है जो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। ये सब सोचने के बाद जियान अपने हाथ को आगे ले जाता है। अर्थ डीमन पपेट उसकी स्टोर रिंग में स्टोर हो गया था। फाइनली जियान का ध्यान जाता है माउंटेन मेल्टिंग करने पे। इसके अंदर एक हरे और लाल रंग की मेडिसिन पिल रोटेट कर रही होती है। जब इस पिल की रिच फ्रेग्रेंस नाक में जाती है तो वो उसे भी रिलैक्स और हैप्पी फील करवा रही थी। जब जियान की आंखें इस ग्रीन रेड मेडिसिन पिल पे पॉज होती है तो उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है कि यही फायर बॉडी सत्ता पिल है। जैसे ही वो चुटकी हो जाता है कर्डन का ढक्कन अपने आप खुल जाता है। इमीडिएटली उसके अंदर से ग्रीन रेड ग्लो बाहर आता है। ये बिना पॉज हुए सीधा आसमान में उड़ जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से भागना चाहता है। जियान इस भागती हुई पिल को देख के स्माइल करता है। जब कोई मेडिसिन पिल स्टीयर पे पहुंचती है तो उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी होती है। उसे पता होता है कि कैसे डेंजर को अवॉइड किया जाए। इसी वजह से जैसे ये कलरन से बाहर आई थी ये तुरंत ही यहाँ से 9 तो 11 होने लगती है। जियान कहता है वेल चीफ टैंक मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जियान के शब्दों को सुनकर टैंकियन तेजी से हंसने लगते हैं। वो नोट करके आसमान की तरफ हाथ ले जाके ग्रैब करते हैं। जिस स्पेस में वो फायर बॉडी से पिल भाग रही होती है वो एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है। वो पिल लगातार कोलाइड होकर रिबाउंड हो रही थी। जैसे टैंकियन अपने स्लीव्स को वेव करते हैं एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। जैसे ही फायर बॉडी से पिल उनकी तरफ आती है वो एक टॉप क्वालिटी की जेट बोतल को निकालते हैं। फाइनली ग्रीन रेड पिल जो कि लगातार भागने की कोशिश कर रही थी ये उस बोतल के अंदर डाल दी जाती है। पिल को जेट बोतल में रखने के बाद टैंकियन के चेहरे पे रिलीफ वाला एक्सप्रेशन आया था। ऐसा लग रहा था उनके कंधों से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उनका एक्सप्रेशन सोलम होता है। वो जियान को देखते हैं। टैंकियन अपने दोनों हाथ कप करके एक डीप आवाज में कहते हैं यंग फ्रेंड यंगशाओ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे इस फेवर को हमेशा याद रखूंगा। जियान अपना सिर हिला के बोलता है मैं तो बस अपना काम कंप्लीट कर रहा था। जब यहाँ का मैटर कंप्लीट होता है फाइनली जो उसके सोल में टायर्डनेस और फेयरनेस थी वो उसके चेहरे पे अपीयर होती है। इमीडिएटली उसकी आंखों के सामने अंधेरा होता है। हम उसे स्टोन चेयर से नीचे गिरते हुए देखते हैं। इससे पहले जियान अनकॉन्शियस हो पाता उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज आती है। वो कहता है एक हाई ग्रेड की टियर 7 मेडिसिन पिल को रिफाइन करना सच में आसान नहीं है। जब जियान अपने अनकॉन्शियस स्टेट से बाहर आता है तो वो पाता है अपने आप एक सॉफ्ट बेड पे। इस पूरे रूम में एक सरीन फ्रेग्रेंस फैली हुई होती है। जियान अपनी आंखों को धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ओपन करता है। कुछ समय के लिए उन्हें थोड़ी डलनेस रही थी लेकिन एक मोमेंट के बाद उसकी आंखों में चमक वापस आ जाती है। वो बेड में लेटे लेटे अपनी बॉडी के अंदर के इंटीरियर को चेक करता है। उसे कुछ भी गलत नहीं मिलता। फायर बॉडी से पिल को रिफाइन करने से जो एग्जॉस्शन हुआ था वो भी सिग्निफिकेंटली रिकवर हो चुका है। रिफाइनमेंट के बाद जो वीक फीलिंग उसे फील हो रही थी वो भी चुपचाप से डिसअपियर हो गई थी। अपनी बॉडी में वो चेंजेस को फील करके जियान एक गहरी सांस लेता है। फटाक से बेड पे बैठ के वो इस खाली कमरे को अनसर्टन नजरों से देखने लगता है। पता नहीं क्यों लेकिन शायद रिफ्लेक्स की वजह से वो अपनी स्टोरेज रिंग को रब करता है। जब उसे अपने खजाने में कुछ भी गायब नहीं दिखाई देता फाइनली उसका हार्ट रिलैक्स होता है। जब जियान साय कर रहा था तभी उसके दिमाग में एक फैमिलियर आवाज आती है। वो कहते हैं तुम अनकॉन्शियस हुए 5 दिन हो चुके हैं। ऑफ कोर्स टियान हुआ जिंजिया की आवाज थी जो कि काफी टाइम तक स्टोरी में से गायब रहे हैं। जियान की आंखें जाती है उस व्हाइट कलर की रिंग पे। वो कहता है ओल्ड मिस्टर याओ हमें मिले काफी टाइम हो गया, लगता है आपकी कंडीशन अच्छी है। फटाक से टियान का रिप्लाई आता है। वो कहते हैं हाँ मेरी कंडीशन ठीक है। तुम्हारी हेवली फ्लेम और ब्लड माउंटेन फूल की हेल्प से मेरी स्पिरिट अच्छे से नरिश हो गई है जिससे मुझे कई फायदे हुए। लेकिन क्योंकि तुम्हारे आसपास लगातार दोजन अपीयर हो रहे थे तो मैंने अपने आप को रिवील नहीं किया। ये बात सुनकर जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। वो इमीडिएटली पूछता है कि आपकी करंट स्ट्रेंथ दोजन क्लास तक रिकवर हो चुकी है। जब टियान जियान के शब्दों को सुनते हैं तो अगर वो अपनी रियल बॉडी के फॉर्म में होते वो डेफिनेटली अपना सर दीवार में मार लेते। टियान कहते हैं इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि दोजन क्लास की स्ट्रेंथ को रिकवर करना कोई हल हुआ है? अगर मुझे सूटेबल बॉडी नहीं मिलती है तो मोस्ट लाइकली मेरी दोजन की स्ट्रेंथ कभी रिकवर नहीं होगी। ये सुन के जियान भी मनी मन में हंसता है। मास्टर यालाओ की एबिलिटी के बाद भी वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में कभी दोजन क्लास पे नहीं पहुंच पाए। लगता है अगर कोई अपनी स्ट्रेंथ को एडवांस करना चाहता है तो उसके लिए फिजिकल बॉडी का होना नेसेसरी है। जियान कहता है ओल्ड मिस्टर याओ आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए बॉडी रिफाइन करने का मैटर जल्दी से सॉल्व करूंगा। मिडिल रीजन में एंटर करने के बाद जो कि पूरे कॉन्टिनेंट का सेंटर है, जियान जिन एक्सपर्ट से मिल रहा था उनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत टेरिफाइंग हो चुकी है। हालांकि जियान ने भी अभी दोजन क्लास में ब्रेक थ्रू कर लिया है लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो स्ट्रेंथ के साथ चारों तरफ बिना किसी डर के घूम सकता है। यहाँ पे चाहे किसी भी टॉप टियर फैक्शन को उठा लो उसमें कोई ना कोई ओल्ड मॉन्स्टर तो बैठा ही है। जियान के पास एक से एक बढ़ के ट्रेजर्स हैं। अगर कोई जियान से जेलसी फील करके उन्हें स्ट्रेच करने की कोशिश करता है तो फिर जियान के पास भी एक ऐसी स्ट्रेंथ या बैकअप होना चाहिए जो लोगों को अपनी औकात बता के रखे और एक 8 डोजन से अच्छा उस डिटरेंस इफेक्ट को कौन प्रोवाइड कर सकता है। अगर उसको हमेशा एक 8 डोजन गार्ड कर रहा होता तो जियान भी मिडिल रीजन में अपनी छाती चौड़ी करके कुछ भी कर सकता था। इस वजह से टियान हो जिंजे की फिजिकल बॉडी को रिफाइन करना जियान की टॉप प्रायोरिटीज में से एक था। लेकिन अगर हम इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचें तो फिजिकल बॉडी को रिफाइन करना कोई आसान काम नहीं है। जिस तरीके से मास्टर यालाओ ने जियान को बताया था फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें पहली है बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल और दूसरी रिक्वायरमेंट एक लेवल 7 के मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस और फिर आखिरी चीज होती है एक दोजों का स्केलेटन। मेरा भी जियान की स्ट्रेंथ वहाँ तक पहुंच चुकी है कि वो लास्ट 2 चीजों को तो ढूंढ ही सकता है। लेकिन वो सो कॉल्ड बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। ये बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल एक टियर 7 की पीक ग्रेड की मेडिसिन पिल है। ड्यूमर के हिसाब से जब तक कोई इंसान मरता नहीं है भले ही उसकी एक सांस बची हो तो इस पिल का यूज करके उसकी जान बचाई जा सकती है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो जियान ने जो भी फायर बॉडी से तो पिल को रिफाइन किया इसका ग्रेड उससे भी हाई है। और अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए बोले तो इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को कम से कम 8 टियर का तो बोला जा सकता है। इसके कुछ ऐसे मिस्टीरियस और यूनिक इफेक्ट्स थे जिसकी वजह से
पूरे टियर को जंप कर पाती थी। और जियान एक लेवल 7 का अल्केमिस्ट बन चुका है, लेकिन वो अपने आप पे इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन कर सके। ऑफ कोर्स जियान के बारे में तो भूल जाओ, इवन जो जाने माने अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स हैं जिन्हें 7वीं टियर की पिल को रिफाइन करते हुए काफी टाइम हो गया, उनके भी इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करने के चांसेस बहुत कम है। एक टियर 7 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने में कितनी डिफिकल्टी होती है ये जियान ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। अगर वो इंग्लैंड एकेडमी के अंदर उस मिस्टीरियस कंडीशन में एंटर नहीं कर पाता तो तब फेलियर पक्का था। और इस बार भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसने इस पिल को अकेले ही रिफाइन किया है, बल्कि इसमें जियान, ग्रैंड मास्टर हुआन और टेंगियन के कंबाइंड एफर्ट्स लगे थे। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा काम किया था जियान ने, बट अगर उसे ये कहा जाए कि तुम इस फायर बॉडी से पिल को अकेले रिफाइन करो तो ये अभी भी उसके लिए टेढ़ी खीर है। आफ्टर ऑल एक हाई ग्रेड की टियर 7 की मेडिसिन पिल ये कई ग्रैंड मास्टर्स के लिए सपने जैसी है। और क्योंकि सिर्फ इस फायर बॉडी से पिल को अकेले रिफाइन करने के चांसेस इतने कम है, तो फिर उस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करने के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो टियर 7 की पीक ग्रेड की पिल थी। जियान की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर वो इसे रिफाइन करना चाहता है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा इंक्रीज करना होगा। लेकिन जैसे ही जियान ने दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू किया था, उसकी स्ट्रेंथ का राइज बहुत स्लो हो गया था। बहुत सारे दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स कई सालों की ट्रेनिंग के बाद भी सेम लेवल पर ही पड़े रहते थे। इससे हमें पता लगता है कि दोजोंग क्लास में एडवांस करना कितना डिफिकल्ट है। इस वजह से जियान भी क्लियरली नहीं कह सकता था कि उसको वो लकी अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बात करें तो जियान को अगले 2 या 3 साल में इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर ये बात है तो फिर फिजिकल बॉडी के रिफाइनमेंट की बात थोड़ी आगे कुछ हो जाएगी। लेकिन परेशानी ये थी कि भले टियानजुनजे इतना लंबा वेट कर भी लें, बड़ी सेम कहानी जियान की नहीं है। इस वजह से जियान को टियानजुनजे की बॉडी रिफाइन करने के लिए किसी और मेथड के बारे में सोचना होगा। जियान चला जाता है एक डीप थॉट में। वो मन ही मन में कहता है इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल का कुछ टियर ज्यादा ही हाई है, जिसे अभी तो मैं रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से मुझे एक ऐसी मेडिसिन पिल की जरूरत है जिसके इफेक्ट इससे सिमिलर हो। भले उसकी एफिशिएंसी ब्लड फ्यूजन पिल जैसी नहीं होगी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एक बार फ्यूचर में मेरी एबिलिटीज इंक्रीज होती तो मैं इससे भी अच्छी फिजिकल बॉडी को रिफाइन कर पाऊंगा। ये सब सोचने के बाद जियान तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंटर करती है उस डार्क ब्लैक रिंग में जिसे मास्टर यालाओ ने छोड़ा था। फाइनली जो अंगूठे के अंदर पिल फार्मूला का भंडार था, जियान इसमें से खोजबीन करना शुरू कर देता है। उसे एक ऐसे मेडिसिन फार्मूले की जरूरत थी जो इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिप्लेस कर ले। मास्टर यालाओ ने अपने लाइफ टाइम में जितने भी ट्रेजर्स को इकट्ठा किया था, इस स्टोर रिंग के इंटीरियर में वो सभी थे। इसके कलेक्शन का वॉल्यूम बहुत फ्राइटनिंग होता है। इस वजह से जियान को सर्च करते करते 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। 2 घंटे के बाद जियान फाइनली अपनी आंखें खोल लेता है। जैसे वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, वहाँ पे अपीयर हुआ था एक पेल ग्रीन कलर का स्क्रॉल। इसका नाम होता है यिन यांग लाइफ सोल पिल। ये टियर 7 की मिडिल ग्रेड की पिल थी। इसके इतने मिस्टीरियस इफेक्ट्स थे कि इससे सोल को बॉडी से फ्यूज करके उसे जिंदा किया जा सकता था। और इसके लिए जिन जड़ी बूटियों की जरूरत है वो है सोल रिवाइवल डीमन फ्रूट, लाइफ सोल गोस्ट फेस फ्लावर और भी ब्ला 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 ब्ला। इस यिन यांग लाइफ सोल पिल के इफेक्ट्स उस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल से काफी ज्यादा सिमिलर थे। और तो इसका लेवल होता है बस मिडिल ग्रेड टियर 7 का। कोइंसिडेंटली जियान अब इसी लेवल की पिल को रिफाइन कर पाएगा। इस वजह से बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिप्लेस करने के लिए अच्छी चॉइस थी। इस पिल फॉर्मूले में जितनी इन्फॉर्मेशन थी जियान अपने दिमाग में से अच्छे से छाप लेता है। वो थोड़ी और देर तक दिमाग की घोड़े दौड़ाने के बाद बोलता है इस पिल को रिफाइन करने के लिए जिन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मुझे थोड़े ट्रबलसम लग रहे हैं। और तो इनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन आई थिंक ये मिडिल रीजन में मिल ही जाने चाहिए। एक मिडिल ग्रेड की टियर 7 की पिल मेरी एक्सेप्टेबल रेंज में है। इस रिफाइनमेंट की सक्सेस रेट एकदम गारंटीड है। बस इसमें एक ही कमी है कि ये बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल जैसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसे यूज किया जा सकता है। और जो भी कमियां इस मेडिसिन पिल में रह जाएंगी उसे स्केलेटन और एसेंस ब्लड में कंप्लीट किया जा सकता है। टियानजुनजे को इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। वो कहते हैं ठीक है, मैं इस मैटर को तुम्हारी पर छोड़ता हूँ। जब तक मेरी बॉडी रिफाइन हो जाती है मुझे बाकी की चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मैं सोल स्टेट में रह के पक चुका हूँ। जियान भी नॉड करके स्माइल के साथ बोलता है बोल आओ, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस यिन यांग लाइफ सोल पिल के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को आपके लिए बहुत जल्दी ढूंढूंगा। जैसे ये इकट्ठे हो जाते हैं मैं इस पिल की रिफाइनमेंट तुरंत शुरू कर दूंगा। मैं कम से कम समय में आपके लिए फिजिकल बॉडी जरूर तैयार करूंगा। ये सुन के टियानजुनजे के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो जियान से कहते हैं अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो तुम मेरी फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को जरूर प्रैक्टिस करना। जब तुम इससे फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग फॉर्मेशन फॉर्म करोगे तो उसकी पावर तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये सुन के जियान का हार्ट और भी एक्साइटेड हो जाता है। ये फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक एक डी क्लास की हाई लेवल की तो टेक्निक थी। ये कितनी स्ट्रॉन्ग होगी इस पर तो सवाल उठाया नहीं जा सकता। बस सीन कुछ ऐसा है कि इसे कंट्रोल करना काफी ट्रबलसम है। जियान की जो पुरानी स्ट्रेंथ थी उससे वो जैसे तैसे करके उस फायर वुल्फ को ही बना पाता था, और तब उसके लिए इस फॉर्मेशन को बनाना इम्पॉसिबल ही था। जियान सोचता है क्योंकि मैं अब दोजों में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ तो मैं अब आखिर कितनी स्पिरिट्स को बना सकता हूँ। अगर वो उन 5 को बना पाता है तो वो इस फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की ट्रू पावर को अनलीश कर पाएगा। ऑफ कोर्स जियान के दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि जब इस फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की 5 स्पिरिट्स में से 4 स्पिरिट्स को हेवनली फ्लेम से बनाया जाएगा तब इसकी पावर अपने पीक पे पहुंचेगी। लेकिन जियान उस लेवल को तभी अचीव कर पाएगा जब वो 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर चुका होगा। जब जियान इस फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक के पीक पावर के बारे में सोचता है तो उसका खून थोड़ा खौलने लगा था। वो कहता है ओल्ड मिस्टर याओ, आप बिल्कुल रिलैक्स करो, ये फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक आपकी सबसे ग्रेट स्किल है, मैं इसे नेचुरली अबेंडन नहीं करूंगा। ये सुन के टियानजुनजे एक प्राइड भरी स्माइल के साथ बोलते हैं मैंने इसके बारे में तुमसे गलत नहीं बोला है। मेरे समय में इस फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक ने इस पूरे कॉन्टिनेंट को हिला डाला था। अनफॉर्चुनेटली अभी की दुखी कॉन्टिनेंट में मेरा नाम जैसे कहीं गायब ही
भी हो गया। क्लियरली एक समय में टियानजिन भी फेमस थे, मतलब इस दुखी कॉन्टिनेंट में उनका भी रौला चलता था। ये बात सुन के जियान भी स्माइल करता है। कोई भी एक्सपर्ट जो कि 200 लेवल पे पहुंच पाता है उसके ऊपर डाउट नहीं करा जा सकता कि वो फेमस नहीं होगा। इस वजह से जियान टियानजिन के शब्दों में भरोसा करता है। खैर मन ही मन में टियानजिन से और थोड़ी बात करने के बाद जियान इस बेड से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो आ जाता है इस रूम से बाहर, क्योंकि उसने टैंजियन की फायर बॉडी से तोपिल को रिफाइन करने में हेल्प करी दी है। तो फिर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के मैटर को सेटल करने का टाइम आ गया है। अब क्या टाइम तो हमारा भी आ गया इस एपिसोड को फिनिश करने का। अभी मुझे पता है कोई कहेगा 40 मिनट की वीडियो बनाओ भाई, तो कुछ लिखेंगे 1 डे 2 वीडियो। मुझे तो कमेंट्स पढ़ के बड़ी हंसी आती है। खैर स्कूल के टाइम पे जो मेरे टीचर बोला करते थे, मैं तुमसे बोलता हूँ ऐसा करना हलवा है क्या। चलो कमेंट्स में लिख के ये बताओ ये एपिसोड कैसा लगा है। साथ ही में तुम्हारे जो भी सजेशंस हो उन्हें भी लिखना मत भूलना। अब देखो यहाँ पे जियान ने एक बड़ी मुसीबत का सामना तो कर ही लिया है, लेकिन क्योंकि जियान है तो अब तक तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे कोई भी काम आसानी से नहीं होता। खैर जियान अब कौन सी नई नई परेशानियों का सामना करने वाला है ये हमें बता रहे होंगे आगे आने वाले